पैसा बचाने वाली सासू माँ। किसी गांव में कमला नाम की औरत रहती थी। उसके पति की 5 साल पहले ही मौत हो गई थी। कमला का एक बेटा था, अश्विनी। अश्विनी की सारी पढ़ाई का खर्चा कमला ने ही उठाया था। कमला ने अश्विनी की नौकरी लगने के बाद एक लड़की की तलाश की और राखी नाम की लड़की से अश्विनी की शादी हो गई। अश्विनी शहर में रहकर जॉब करता था और दोनों सास बहू गांव में ही रहती थी। कमला बहुत ही कंजूस थी। वो हर चीज में कंजूसी करती थी। राखी, ये बताओ बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आया है? तुम्हें समझ नहीं आता है? एक तो महंगाई इतनी है और ऊपर से इतना बिजली का बिल। लेकिन माँ जी, ये तो पिछले महीने से भी कम आया है। तो तुम क्या चाहती हो? बिजली का बिल देने में हम अपना घर बेच दे? आज के बाद कितनी भी गर्मी हो, घर में सिर्फ एक ही पंखा चलेगा। मई का महीना था। राखी का खाना बनाते बनाते गर्मी से बुरा हाल हो जाता है, लेकिन कमला सिर्फ अपने कमरे में पंखा चलाती थी और जब राखी उस कमरे में जाती थी तो कमला उसको मुझे सोना है कहकर भगा देती थी। एक रात राखी जब आंगन में काम कर रही थी, तब एक चूड़ी वाला चूड़ी बेचता हुआ आता है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। राखी को बचपन से ही रंग बिरंगी चूड़ियों का बहुत शौक था। राखी चूड़ी वाले को देखकर रुक नहीं पाई और उसे अपने पास बुला लिया। भैया, थोड़ी अच्छी अच्छी चूड़ी दिखाओ। ये लीजिए मैडम, बिल्कुल नई डिजाइन की है, बहुत ही सस्ते दाम पर। तभी वहाँ पर कमला आ जाती है। क्यों, तुझे शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? यहाँ महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और तुझे चूड़ियों की पड़ी है। माँ, वो कल काम करते समय मेरी चूड़ी टूट गई थी और एक भी अच्छी चूड़ियाँ नहीं है मेरे पास। तो क्या हुआ? कौन सा तुम्हें चूड़ियाँ पहनकर विदेश जाना है? चलो चूड़ी वाले भैया जाओ। अरे ले लेने दीजिए ना चूड़ियाँ। रहने दीजिए भैया, मुझे चूड़ियाँ नहीं चाहिए। इतना कहकर राखी उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़े दिन बाद राखी की माँ राखी के घर आती है। अरे राखी, तू तो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। क्या बताऊँ माँ, मेरी सास इतनी कंजूस है कि बाजार में जो सबसे सस्ती सब्जियाँ मिलती है वही लेकर आती है। तभी वहाँ पर कमला भी आ जाती है। कमला राखी की सारी बातें सुन चुकी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें यहाँ की सब्जियों से इतनी ही दिक्कत है तो अपनी माँ से कह देती कि अपनी बेटी को खिलाने के लिए अपने घर से सब्जी ले आती। बहन जी, मैं अपने गांव से ताजी सब्जी लेकर आई हूँ। ये सब्जियाँ? ये तो कई दिनों की बासी लग रही है। तो कोई बात नहीं, अब आप लेकर आ ही गई हैं तो दे दीजिए। कमला सब्जियों का टोकरा उठाकर रसोई में ले जाती है और अंदर जाकर ताजे ताजे टमाटर खाने लगती है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटी, तुम्हें इस घर में ब्याह कर। अब मेरा यही घर है माँ, मैं ठीक हूँ। राखी की माँ राखी की ऐसी हालत देखकर बहुत चिंता में पड़ गई थी, लेकिन राखी के कहने पर राखी की माँ वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद भीषण गर्मी की वजह से राखी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कमला राखी की हालत देख तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इसको? गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो गई है, इसको पानी चढ़ाना होगा। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इनको दे देना। डॉक्टर साहब, इन दवाइयों की कीमत क्या है? ज्यादा नहीं, बस 1800 रुपए। डॉक्टर साहब, अब आप जा सकते हैं। डॉक्टर के जाते ही कमला दवाई की पर्ची फाड़ देती है। छोटी मोटी सर्दी जुकाम के 1800 रुपए क्यों लगाऊं मैं? ऐसे ही घरेलू उपचार से ठीक हो जाएगा। पानी तो लोग ऐसे भी पीते हैं। कमला उस दिन से राखी को ज्यादा पानी पिलाने लगी और घरेलू उपचार भी करने लगी। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन राखी की तबीयत पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। मम्मी जी, आप मेरी माँ को बुला दीजिए, वरना तो मैं ऐसे ही पड़े पड़े मर जाऊंगी। राखी के इतना कहने पर कमला राखी की माँ को फोन लगाकर घर बुला लेती है। राखी की माँ राखी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वहाँ पर उसका एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाती है। एक दिन राखी की माँ कमला के पास जाती है और रोते रोते कहती है, हाय रे, मेरी मती मारी गई थी।
जो मैंने इस घर में अपनी बेटी ब्याह दी, आज तेरी वजह से उसकी जान चली गई। क्या राखी की जान चली गई? हाँ, तेरी कंजूसी की वजह से उसका सही वक्त पर इलाज ना हो पाया। हाय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी कंजूसी के कारण आज मेरी बहू की जान चली गई। मैं अब से कंजूसी नहीं करूंगी। तभी बाहर से राखी अंदर आ जाती है। कमला राखी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसको गले से लगा लेती है। मम्मी जी, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटी, अब से मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। हमें आपको यही चीज समझाने के लिए ये नाटक करना पड़ा। उस दिन के बाद से कमला ने कंजूसी छोड़ दी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। भिखारन को मिला जादुई घाघरा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अनीता नाम की एक भिखारन रहा करती थी। अनीता का इस दुनिया में कोई ना था। अनीता एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। सुबह होते ही अनीता गांव में भीख मांगने निकल जाती थी। उसको लोगों से जो भी रूखा सूखा खाना मिलता था वो खुशी से खा लेती थी और दोपहर को थक हार कर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आकर सो जाती थी। दिन का जो खाना बचता था उसको वो शाम को खाती थी और अगर कभी कभार खाना नहीं होता था तो वो भूखी ही सो जाती थी। इसी तरह की जिंदगी जीते जीते अनीता की उम्र 60 साल की हो गई। उसके चेहरे की सारी झुर्रियां लटक गई थी और वो डंडे के सहारे चला करती थी। उसको तो अब खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। हे भगवान, मैं क्या करूं? पहले तो जैसे तैसे मेरा मांग कर गुजारा चल रहा था, लेकिन अब तो कोई खाना भी नहीं देता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। क्यों ना मैं जंगल में जाकर फल तोड़कर खा लूं और अपना पेट भर लूं। इतना सोचकर अनीता गांव के पास वाले जंगल में जाती है। वो वहां जाकर देखती है कि दूर दूर तक सूखा होने के कारण वहां पर कोई फल फूल नहीं है। थक हार कर अनीता एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गई। शाम हो गई। अनीता अभी भी उस पेड़ के नीचे बैठी थी। हे भगवान, आज तक मैंने किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया, कोई बुरा काम नहीं किया, बल्कि जो रूखा सूखा मिला वही खा लिया। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि भूख और प्यास के कारण मैं अपना दम यहीं तोड़ दूंगी। अनीता इतना सोच ही रही थी कि तभी अनीता के पास एक घायल चिड़िया आकर गिर जाती है। अनीता देखती है कि उसके पीछे एक खूंखार चील पड़ी है, इसलिए अनीता ने अपनी लाठी से चील को वहां से भगा दिया। उसके बाद अनीता ने नन्ही सी चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और अपनी पुरानी सी बोतल में से एक बूंद पानी उस चिड़िया के मुंह में डाल दी। चिड़िया के मुंह में पानी की बूंद जाते ही उसने अपनी आंखें खोल दी और वो चिड़िया अचानक से एक परी के रूप में बदल गई और बोली, अरे अनीता, तुम कितनी अच्छी हो। इतने बुरे हालात होते हुए भी तुमने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी और मुझे बचा लिया। तुम्हें पता है, वो चील हमारे दुश्मन राज्य के शैतान लोक का राजा था, जो चील के रूप में मुझे खा जाना चाहता था। और मैं परी लोक की राजकुमारी अनामिका हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। इसके बाद अनीता सोच में पड़ गई। अगर मैं कहती हूँ मेरे को पेट भर खाना चाहिए तो सिर्फ मेरी भूख मिटेगी। क्यों ना मैं परी रानी से कहूँ कि मेरे गांव को बंजर होने से बचा ले और मेरे गांव को फिर से हरा भरा कर दे, ताकि गांव वाले भी परेशान ना रहे और मैं भी गांव वालों से खाना मांगू तो मुझे भी खाना मिल जाए। हाँ, ये ठीक है। इस तरह मेरा गांव भी बच जाएगा और मैं भी। इसके बाद अनीता ने अपनी सोच के अनुसार परी को सारी बात बताई। इसके बाद परी अनीता की अच्छी नीयत और दयालुता को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, अनीता, तुम सच में बहुत दयालु हो। तुमने अपने लिए कुछ ना मांगकर दूसरों के बारे में भी सोचा। इतना कहकर परी अपने जादू से एक जादुई घाघरा प्रकट करती है। अनीता, मैं तुमको ये जादुई घाघरा देती हूँ। इस घाघरा को पहनते ही तुम संसार की सबसे सुंदर औरत बन जाओगी और तुम्हारे पास खुशी की सारी चीजें होंगी। किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन इस घाघरा को उतारते ही तुम वापस बूढ़ी हो जाओगी। अब तुम अपनी जिंदगी को खूबसूरती से जियो।
इतना कहकर परी वहाँ से चली गई। परी के जाने के बाद अनीता सोचने लगी, परी रानी भी बड़ी अजीब है। भला मैं इस उम्र में संसार की सबसे सुंदर औरत बनकर क्या करूंगी। चलो फिर भी देखती हूँ कि क्या जादू करती है ये घाघरा। इतना सोचकर अनीता वो जादुई घाघरा पहन लेती है। घाघरा पहनते ही चमत्कार हो गया। अनीता एक सुंदर लड़की में बदल गई और उसके चारों तरफ सेविकाएं थीं, जो उसकी सुरक्षा करने के लिए थीं। अनीता पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब अनीता भूल चुकी थी कि वो एक 60 साल की भिखारन बुढ़िया है। थोड़ी देर बाद वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। जैसे ही अनीता अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचती है, तो वो देखती है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल चुकी है और महल के बाहर बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे। अरे ये महल किसका है? यहाँ तो हमारे गांव की बूढ़ी भिखारन रहती थी ना। हाँ, लगता है वो बूढ़ी भिखारन ने ये जगह एक राजकुमारी को दे दी है, तभी तो यहाँ पर इतना बड़ा महल बना है। उस दिन से अनीता अपने आलीशान महल में रहने लगी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैल गए थे और गांव में रहने वाले सभी पुरुष अनीता से विवाह करने के लिए उत्सुक हो गए। लेकिन अनीता हमेशा विवाह करने से इनकार कर देती थी। और एक दिन किसी नगर के राजा अशोक राज के बेटे राजकुमार लक्ष्य ने अनीता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव को अनीता मना न कर पाई और अनीता का विवाह राजकुमार लक्ष्य से हो गया। विवाह होने के बाद अनीता को डर था कि किसी को पता न चल जाए कि वो गांव की बूढ़ी भिखारन है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं गांव की बूढ़ी भिखारिन हूँ तो मुझे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन हो भी क्या सकता था, विवाह हो चुका था और अनीता रानी की तरह महल में रहा करती थी। अनीता अपनी जादुई घाघरा सिर्फ नहाते समय ही उतारती थी और उसने अपनी सभी दासियों को ये आदेश दे रखा था कि अगर जब मैं स्नान कर रही हूँ तो दूर दूर तक कोई भी इंसान मेरे स्नान की जगह पर ना आए, और अगर कोई उस समय वहाँ पर आ गया तो उसको सीधा मृत्यु दंड मिलेगा। दासियों को अनीता की ये बात समझ नहीं आई, लेकिन दासियां अनीता के कहने पर ही सब काम करती थीं। लेकिन एक दिन महल में एक बच्ची खेल रही थी। वो बच्ची खेलते खेलते अनीता के स्नान वाली जगह पर पहुंच जाती है। छोटी बच्ची को अनीता का जादुई घाघरा दिखाई देता है। ये घाघरा तो बड़ा ही सुंदर है और बहुत चमक भी रहा है। क्यों ना मैं ये घाघरा महारानी के कमरे में रख दूं, क्योंकि इतना महंगा घाघरा उन्हीं का हो सकता है। इतना सोचकर छोटी बच्ची उस घाघरा को उठाकर अनीता के कमरे में रख देती है। थोड़ी देर बाद अनीता स्नान करके जैसे ही बाहर आती है तो देखती है उसका घाघरा वहाँ पर मौजूद नहीं है और अनीता का शरीर इस समय पूरा बूढ़ा था और वो बहुत ही बदसूरत नजर आ रही थी। उसने अपना जादुई घाघरा ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको अपना जादुई घाघरा कहीं नहीं मिला। इसलिए वो मजबूरन अपने कमरे में ऐसे ही बदसूरत रूप में आ गई। अनीता देखती है कि वो घाघरा उसके कमरे में ही रखा है। जैसे ही अनीता उस घाघरा को पहनने लगी, तभी वो छोटी बच्ची अनीता को देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, दासियों जल्दी देखो, महारानी के कमरे में कौन घुस गया। देखो ये कितनी खतरनाक औरत है जो बिना डरे महारानी के घाघरे को पहन रही है, जल्दी आओ। उस छोटी बच्ची की आवाज सुनकर सारी दासियां कमरे में आ जाती हैं और अनीता को देखकर घबरा जाती हैं। कौन हो तुम और हमारी महारानी कहाँ पर है? बताओ तुमने क्या करा हमारी महारानी के साथ? अगर तुम नहीं बताओगी तो हमारे महाराज तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। अनीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सबको समझाने की बहुत कोशिश की कि वही महारानी है, लेकिन कोई भी उसकी एक ना माना और राजा ने उसको महारानी का कातिल समझकर मृत्यु दंड दिया और बोला, मृत्यु से पहले सबकी एक इच्छा पूरी की जाती है। वैसे तो तुमने महापाप किया है, लेकिन फिर भी हम अपने न्याय के ऊपर कोई आरोप नहीं लगने देंगे। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? महाराज, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं एक बार महारानी के कक्ष में जाऊं। राजा ने अनीता की इच्छा को मान लिया और महारानी के कक्ष में छुड़वा दिया। कक्ष में पहुंचते ही सबसे पहले अनीता ने उस जादुई घाघरा को पहन लिया। जादुई घाघरा को पहनते ही अनीता फिर से बहुत ही सुंदर बन गई और बाहर आकर सिपाही से बोली,
अब मुझे लेकर महाराज के पास चलो। सिपाही अनीता को देखकर हैरान हो गए और बोले, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी जी, वो दुष्ट जादूगरनी कहाँ गई? लगता है मृत्यु दंड के डर से उसने आपको वापस महारानी बना दिया है। राजा अनीता को वापस देखकर बहुत खुश हुआ। महारानी, आपको वापस देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब वो जादूगरनी बेकार में भाग गई। अगर वो आपके साथ वापस बाहर आती तो मैं उसकी सजा माफ कर देता। उस दिन के बाद से अनीता उस महल में हंसी खुशी रहने लगी। जादुई लहंगे का तालाब। ये कहानी दीपिका और मीनाक्षी नाम की दो लड़कियों की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दीपिका मीनाक्षी के पड़ोस में ही रहती थी। दीपिका एक गरीब घर से थी। पिता के गुजर जाने के बाद दीपिका की माँ जानकी सिलाई करके घर का गुजारा चलाती थी। वहीं मीनाक्षी बहुत अमीर थी। उसके पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, जिस वजह से उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मीनाक्षी स्वभाव से बहुत ही घमंडी और जिद्दी लड़की थी। मीनाक्षी अक्सर दीपिका का मजाक उड़ाया करती थी। अरे दीपिका, तुम जब देखो पुराने कपड़े पहनकर कॉलेज आ जाती हो। पता नहीं तुझे इस कॉलेज में दाखिला कैसे मिल गया। ये कॉलेज तो हम जैसे अमीरों का है, तुझ जैसे भिखारियों का नहीं। दीपिका को मीनाक्षी की बातों का बुरा तो लगता, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती। दीपिका पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वहीं मीनाक्षी आवारा लड़के लड़कियों के साथ मौज मस्ती किया करती थी। एक दिन कॉलेज में रोहित नाम के लड़के ने एडमिशन लिया। रोहित दिखने में बहुत ही स्मार्ट था और उसके पिता शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। कॉलेज की लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन रोहित को दीपिका की सादगी बहुत भा गई। फिर रोहित किसी बहाने से दीपिका के पास गया। हेलो दीपिका, सुना है तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो। क्या तुम पढ़ाई में मेरी कुछ मदद कर सकती हो प्लीज? हाँ जरूर, बताइए आपको किस विषय में मुझसे मदद चाहिए। इस तरह धीरे धीरे रोहित और दीपिका के बीच दोस्ती हो गई। मीनाक्षी भी रोहित से दोस्ती करना चाहती थी। एक दिन मीनाक्षी रोहित के पास गई और बोली, हाय रोहित, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? आई एम सॉरी, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर रोहित वहाँ से चला गया। तब मीनाक्षी गुस्से से बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा प्रपोजल ठुकराया। मैं भी देखती हूँ तू कब तक मुझसे दोस्ती नहीं करता। अरे मेरी जैसी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की तुझे ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिल सकती। देखना, एक दिन अपने आप तू मेरे पीछे पीछे भागा आएगा। इसी तरह कई दिन बीत गए। मीनाक्षी रोहित से बात करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन रोहित मीनाक्षी से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। एक दिन मीनाक्षी ने रोहित को दीपिका के साथ बात करते हुए देख लिया। अरे इस पागल को भिखारी नहीं मिली थी, देखो कैसे हंस हंस कर उससे बात कर रहा है। वहीं दूसरी ओर रोहित और दीपिका धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसी तरह काफी दिन बीत गए। अब उनका कॉलेज भी खत्म हो चुका था। दीपिका, अब तो हमारा कॉलेज भी पूरा हो गया है। अब समय आ गया है हमें अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन रोहित, तुम तो बहुत अमीर हो और मैं गरीब घर की हूँ। हमारे इस रिश्ते से तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। उन्हें अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस मेरी खुशी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है वो इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। तुम खुशी खुशी घर जाओ, अपनी माँ से हमारे बारे में बात करो। उसके बाद रोहित और दीपिका घर जाकर अपने परिवार से बात करते हैं। दोनों के घर वाले मान गए। इस तरह उन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी तय हो गई। जब ये बात मीनाक्षी को पता चली तो वो गुस्से से जलकर राख हो गई। उस भिखारी लड़की की शादी रोहित से हो रही है। मैं किसी भी कीमत में उन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। रोहित से सिर्फ मेरी ही शादी होगी। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए दीपिका रोहित से शादी कैसे कर सकती है। शादी को सिर्फ एक ही दिन बचा था। दीपिका की माँ जानकी दीपिका के लिए सुंदर सा लहंगा खरीद कर लाई। इतने में वहाँ मीनाक्षी आई। अरे मीनाक्षी, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। ये देखो मेरा शादी का लहंगा सुंदर है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं कल आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। इतना कहकर मीनाक्षी वहाँ से चली गई। अब मैं क्या करूँ? कल इस भिखारिन की शादी है मेरे रोहित के साथ। कैसे रोकूं? मुझे कुछ करना होगा आज रात ही। ये सोचकर मीनाक्षी रात के अंधेरे में दीपिका के घर गई और दीपिका का शादी का लहंगा जला दिया। अब देखती हूँ इस भिखारिन की शादी कैसे होती है। अगली सुबह जब दीपिका सोकर उठी और अपना शादी का लहंगा जला हुआ देखा तो चीखते हुए बोली, माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर
क्या ये? देखिए माँ, ये सब क्या हो गया? मेरी शादी का लहंगा पूरी तरह जल गया। माँ, मैं शादी में क्या पहनूंगी? बेटी, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। जो भी पैसे थे तेरे शादी का सामान और लहंगा लाने में खर्च कर दिए। अब मैं इतनी जल्दी नया लहंगा कहाँ से खरीद कर लाऊं? अब मैं शादी में क्या पहनूंगी माँ? थोड़ी देर बाद मीनाक्षी वहाँ आई। अरे दीपिका, तुम्हारी तो आज शादी है ना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या हुआ? दीपिका रोते हुए मीनाक्षी को अपना जला हुआ शादी का लहंगा दिखाती है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अब अगर तुम इस हालत में बाहर जाओगी तो रोहित की बहुत बेइज्जती होगी। क्या तुम यही चाहती हो दीपिका? इससे तो अच्छा होगा कि तुम शादी के लिए मना कर दो। माँ, मेरे पास अब एक ही रास्ता है, मैं घर से भाग जाती हूँ। बारात आ जाए तो आप कह देना कि मुझे रोहित से शादी नहीं करनी। दुखी होकर दीपिका घर छोड़कर चली गई। थोड़ी दूर चलने के बाद दीपिका को एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। उस तालाब के किनारे बैठकर दीपिका फूट फूट कर रोने लगी। तभी उस तालाब से आवाज आई। बेटी, रो मत, मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये आवाज कहाँ से आई? मैं जादुई तालाब बोल रही हूँ। बताओ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? दीपिका रोते हुए जादुई तालाब को सारी बात बताती है। अच्छा, ये लो बेटी, ये जादुई लहंगा है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। जल्दी से इस लहंगे को पहन लो। दीपिका ने जैसे ही वो जादुई लहंगा पहना, वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। हे जादुई लहंगे के तालाब, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं बेटी, मुझे पता है तुम बहुत ही नेक और अच्छी लड़की हो। अब तुम जल्दी जाओ बेटी, तुम्हारी बारात आ चुकी है। तुम्हारा दूल्हा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जादुई लहंगे की मदद से दीपिका पलक झपकते ही अपने घर पहुंच गई। तब तक बारात भी आ चुकी थी। तभी मीनाक्षी रोहित को दीपिका के बारे में बताते हुए बोली। रोहित, क्या तुम्हें पता है दीपिका घर छोड़कर भाग चुकी है। वो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो दीपिका की माँ से ही पूछ लो। माँ जी, क्या मीनाक्षी सच बोल रही है? मीनाक्षी की माँ बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी रही। देखो, अगर बारात खाली हाथ जाएगी तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो। हाँ बेटा, यह लड़की सही बोल रही है। हमारी इज्जत का सवाल है, तुम इस लड़की से शादी कर लो। वैसे भी यह लड़की हमारे ही स्टेटस की है। हमने तुम्हारी बात पिछली बार मान ली थी, अब तुम हमारी बात का मान रखो। हमारी इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथों में है बेटा। ठीक है पिताजी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ मीनाक्षी। रोहित के मुंह से ये बात सुनकर मीनाक्षी खुशी से नाचने लगी। तभी वहाँ पर दीपिका जादुई लहंगा पहने हुए आ पहुँची। रुक जाओ रोहित, मैं यहीं पर हूँ, मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दीपिका को दुल्हन के वेश में अचानक वहाँ देखकर मीनाक्षी हैरान हो गई। अरे, तुम तो शादी छोड़कर भाग गई थी ना, फिर यहाँ क्या कर रही हो? अरे नहीं, मैं भागी नहीं थी, वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने गई थी। ये झूठ बोल रही है। और सच सच बता, तेरे पास इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया? कल रात को मैंने तेरा शादी का लहंगा जलाकर राख कर दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तेरी शादी रोहित से नहीं होने दूंगी। रोहित की शादी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे, समझी? मीनाक्षी की बात सुनकर दीपिका को बहुत गुस्सा आया और उसने मीनाक्षी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने तुझे अपना दोस्त माना और तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तभी मीनाक्षी ने गुस्से में रिवॉल्वर निकालकर दीपिका की ओर ताना। भिखारिन कहीं की, तूने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी जादुई लहंगा अपने जादू से रिवॉल्वर को फूल में बदलकर मीनाक्षी को रस्सियों से बांध दिया। दुष्ट लड़की, तुम मेरे होते हुए दीपिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। दीपिका, तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। दीपिका के कहने पर जादुई लहंगा ने मीनाक्षी को रस्सियों से आजाद कर दिया। उसके बाद दीपिका और रोहित की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। जादुई लहंगे की मदद से दीपिका गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल किट्टू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।